हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कवर करा दी है, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी एग्ज़ाम पास है तो आप 1.5x करके देख सकते हो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। एंड देन आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2, और ये बहुत ही जल्द जो है इसको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, विद इन 1 और 2 क्लासेज में इसको कवर कराया जाएगा। देन इसके बाद फिर गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, और वो भी बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया जाएगा विद इन 1 और 2 डेज़। ठीक है, 2 से 3 दिनों के अंदर जो है उसको करा दिया जाएगा। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न बैंकिंग जो है इंडिया में, ये हमें कब देखने के लिए मिलता है? ये स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी में। ठीक है, विथ इंग्लिश एजेंसी हाउस इन कैलकाटा। तो सबसे पहले क्या आता है? एजेंसी हाउस आता है। इस टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं था, एजेंसी हाउस हुआ करती थी, और वहाँ से सारे ये इस टाइप के जो है बैंकिंग ऑपरेशंस हुआ करते थे। ठीक है, सॉरी। देन उसके बाद हमें प्रेसिडेंसी बैंक देखने के लिए मिलता है 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, देन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो सबसे पहले क्या होता है? इंग्लिश एजेंसी हाउस होता है, उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक देखने के लिए मिलता है, बैंक ऑफ बंगाल पहले, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ठीक है, 1806 में ही बैंक ऑफ बंगाल आता है। देन एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। देन एंट्री प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स का होता है आफ्टर द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 1860। तो 1860 में जब लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट आता है तब एंट्री होता है प्राइवेट और फॉरेन बैंकों का। ठीक है, देन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है कि यहाँ पे जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक है इसको मर्ज कर दिया जाता है, और इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके क्या बनाया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में कैसे बनता है? इन 3 बैंकों को मर्ज करके, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को, और एक्टेड एज कमर्शियल बैंक। तो ये कैसे एक्ट करता था? कमर्शियल बैंक प्लस परफॉर्म्ड सेंट्रल बैंक फंक्शन। ठीक है, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था? कमर्शियल बैंक था, और जो भी सेंट्रल बैंक का फंक्शन था, जब तक कि आरबीआई नहीं बनती है, 1935 में आरबीआई बनता है, तो जब तक आरबीआई नहीं है तब तक ये कौन करेगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है कमर्शियल बैंक का भी काम कर रहा है और सेंट्रल बैंक का भी फंक्शन कर रहा है। ठीक है, देन बैंकिंग एट इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के समय बैंकिंग का क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। इस टाइम में 600 कमर्शियल बैंक देखने के लिए मिलता था, और सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक थे मोस्टली ये क्या थे? बायस थे बिग फर्म्स और ट्रेड के टुवर्ड। तो ज़्यादातर बिग फर्म्स को ये लोन देना प्रीफर करते थे, और जो भी एग्रीकल्चर और स्मॉल इंटरप्राइजेस था इनको ये प्रीफर नहीं करते थे लोन देना। देन क्या किया गया? क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया, इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों क्रिएट किया गया? ताकि जो है रूरल एरिया में और प्रायोरिटी सेक्टर में लोन मिले, क्योंकि हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के टाइम में 600 कमर्शियल बैंक तो थी, लेकिन इनका जो है बायस जो है बिग फर्म्स की तरफ था। ठीक है, देन फिर भी यहाँ ज़रूरत पड़ी कि फर्दर रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जो है अभी भी ये अनडिजर्व्ड है। ठीक है, सॉरी, अंडर सर्व्ड है, कि ये सर्व सही से नहीं हुआ है, इन जगह में सर्विस नहीं पहुँच रही है, अभी भी ये अंडर सर्व्ड है। ठीक है, देन क्लोज टाई देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी टाइज देखने के लिए मिलता है बिग बिजनेसेस हाउस और कमर्शियल बैंक के बीच में। फिर आता है क्या? पॉलिसी ऑफ सोशल कंट्रोल 1967 में इसको अनाउंस किया जाता है टू चेंज मैनेजमेंट एंड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्यों अनाउंस किया जाता है? ताकि मैनेजमेंट और क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया जा सके? चेंज किया जा सके। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मोर लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर को मिल सके। तो 1967 में यहाँ क्या बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन किसको दो? प्रायोरिटी सेक्टर्स को दो। देन फर्स्ट बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में होता है। तो ये याद रखना है, सीक्वेंस थोड़ा सा ज़रूरी है याद रखना। फर्स्ट बैंक नेशनलाइजेशन कब होता है? 1969 में होता है। इससे पहले हमने देखा क्या हो रहा है, तो सबसे पहला जो था इंग्लिश एजेंसी हाउस था। ठीक है, उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक देखने के लिए मिल रहा है। देन जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिला क्या कि एंट्री हो रहा है प्राइवेट और फॉरेन बैंकों का। देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलता है 1921 का। एंड
बैंकिंग जो है अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया जाता है। देन पॉलिसी ऑफ सोशल कंट्रोल 1967 में आता है। फर्स्ट बैंक को जो है नेशनलाइज कब किया जाता है? 1969 में। 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया जाता है और डिपॉजिट हर बैंक को कितना जो है किया जाता है? मोर देन 50 करोड़। तो हर बैंकों में 50 करोड़ कम से कम तो है डिपॉजिट किया गया। देन ऑब्जेक्टिव क्या था? कंट्रोल कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को कंट्रोल करना। एंड देन जो है डेवलपमेंट नीड्स जो भी नेशनल पॉलिसीज़ की के अकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीज़ों को क्या करना? पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट बैंक जो है नेशनलाइज कब किया गया? 1969 में। अब इम्पैक्ट क्या आता है नेशनलाइजेशन का? तो रैपिड जो है ब्रांच को एक्सपेंड किया गया। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन में क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच को एक्सपेंड किया गया, जो है अब क्रेडिट दिया जाने लगा एग्रीकल्चर को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को और वीकर सेक्शन को। देन अगर पोस्ट नेशनलाइजेशन देखें तो क्या प्रोग्रेस हमें कुछ देखने के लिए मिला पोस्ट नेशनलाइजेशन? तो देखते हैं कि कुछ प्रोग्रेस था या नहीं था। तो बैंकिंग जो है एक्सपेंड रैपिडली, रूरल और अर्बन दोनों एरिया में रैपिड जो है एक्सटेंशन देखने के लिए मिला, रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिला। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में एंड क्रेडिट एक्सपेंड किया गया प्रायोरिटी सेक्टर को। ठीक है, तो हमें क्या देखने के लिए मिला? कि डिपॉजिट भी बहुत अच्छा खासा यहाँ देखने के लिए मिला एंड क्रेडिट एक्सपेंशन भी देखने के लिए मिला। ब्रेथ एंड अगर स्कोप देखे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा था। ठीक है, फास्टर देन मोस्ट कंट्रीज़, यहाँ तक कि सारे कंट्री से ज़्यादा हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है इस टाइम ग्रो किया। ठीक है, देन सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन किया गया अप्रैल 1980 में। फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब किया जाता है? 1969 में। देन सेकेंड जो है कब किया जा रहा है? 1980 में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा 1969 में फर्स्ट राउंड होता है और सेकेंड राउंड फिर हो रहा है 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया और डिपॉजिट जो है मोर देन जो है 200 करोड़, पहली बार हमने देखा 50 करोड़ और यहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा जो है डिपॉजिट जो है किया गया। ठीक है, देन पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर जो है शेयर ऑफ डिपॉजिट्स रोज टू 92%। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का शेयर जो है हमें डिपॉजिट में कितना देखने के लिए मिला? 92% तक। अब पर्पस क्या था सेकंड नेशनलाइजेशन का? कि एक्सपेंड करना था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है पुअर को। ठीक है, और फंड करना था गवर्नमेंट के डेफिसिट को, ताकि कि थ्रू कंट्रोल्ड बैंकिंग रिसोर्सेज, अगर बैंकिंग रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे तो ये फंड कर सकते थे डेफिसिट को। ठीक है, देन फिर क्या देखने के लिए मिलता है कि पीएसएल के टारगेट में क्या चेंजेस होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बैंकिंग जो है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो अगर आपको आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है टारगेट की कहाँ से कहाँ बढ़ता है? 33% टू 40% तक बढ़ा दिया जाता है। तो अब प्रायोरिटी पीएसएल कितना है कमर्शियल बैंक के लिए? 40% जो है अब कहा गया कि कितना है जो है पीएसएल को दिया जाना चाहिए। देन इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर बैंक, और बैंकों के ऊपर जो है कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। सीआरआर और एसएलआर रेशियो को बढ़ाया गया। सीआरआर को 2% से जो है 1960 में ये 2% था और इसको 15% तक किया जाता है 1991 में, और एसएलआर जो है 25% था 1960 में, इसको जो है बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है? 1991 कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी 1991 नहीं, 38.5% कर दिया जाता है 1991 में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सीआरआर और एसएलआर का को भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। 2% से 15% कर दिया गया और 25% से 38.5% कर दिया गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। देन अगर हम देखें कि इश्यूज़ क्या आए इस पीरियड में, 69 से जो नेशनलाइज हुआ और 1991 तक के पीरियड में क्या चेंजेस आए? तो बैंक के ब्रांच को एक्सपेंड किया गया। ठीक है, लेकिन बैंक जो है अब अनप्रॉफिटेबल बनने लगा, इनएफिशिएंट बनने लगा, अनसाउंड बनने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बैंक अब अनप्रॉफिटेबल बन रहा है? तो समझते हैं कि बैंक का डिटेरियोरेशन आखिर क्यों हुआ। तो सीआरआर और एसएलआर का बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो लार्ज फंड जो है लॉक हो गया लो यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से तो बहुत कम फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया गया। लो रिटर्न्स ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कंपेयर टू कमर्शियल लैंडिंग, अगर बैंक जो है कमर्शियल लैंडिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना
कस्टमर को देंगे या कॉर्पोरेट को देंगे तो। और अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको लो रिटर्न मिल रहा है। डायरेक्टेड एंड कंसेशनल लैंडिंग, तो यहाँ पे इनको डायरेक्ट किया गया तो इनको क्या करना पड़ा, कंसेशनल लैंडिंग देना पड़ा जो है किसमें, लोन्स एट बिलो मार्केट रेट, मार्केट रेट से भी कम में कुछ सेक्टर्स को क्या करना पड़ा, देना पड़ा। एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट नॉट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट भी जो है एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इसको मार्केट फोर्स डिटरमाइन नहीं कर रही है। और कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी, तो इसके वजह से इश्यूज़ देखने के लिए मिले। अब देखिए अगर हम, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंसेंटिव को हटा दिया गया फॉर बैंक्स टू ऑपरेट प्रॉपरली। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का है, अगर कोई बैंक प्राइवेट सेक्टर में है तो यहाँ पे क्या होता है, आप जितना काम करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इंसेंटिव जो है घटा दिया गया, तो बैंक को प्रॉपरली अब ऑपरेट नहीं कर रहा था। रेगुलेटर्स का जो इंसेंटिव था, ठीक है, टू प्रिवेंट रिस्की बिहेवियर, इसको भी अंडरमाइन कर दिया गया। सो यहाँ देखने के लिए मिला कि प्रोलॉन्ग पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस देखने के लिए मिला, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हुआ एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू बैंक्स, और कुछ बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंसंट्रेशन था। तो अगर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ बैंक पे, तो सबसे पहले तो हमने इंसेंटिव वाला फैक्टर देखा, फिर देखा क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्रोलॉन्ग पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, की पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टेड रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम टिल 1991, तो 1991 तक हम देखते हैं कि बैंक को डायरेक्ट किया जा रहा है और बैंक उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही है। एक बैंक जो है इंटीग्रल पार्ट बन जा रही है गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी का। डायरेक्टेड क्रेडिट रूल्स है, स्टैट्यूटरी प्रीएम्प्शन लिमिट्स है, ठीक है। मेड बैंक्स कैप्टिव सोर्स ऑफ फंड फॉर फिस्कल डेफिसिट एंड की इंडस्ट्रीज, तो ये गवर्नमेंट के इशारे पे ही नाच रही है। और क्या हो रहा है, जहां गवर्नमेंट को जरूरी है फिस्कल डेफिसिट भरना, कुछ करना, तो इन्हीं सारी चीज़ों में बैंक जो है डायरेक्टेड रोल इनका हो गया। और बर्डन जो था सीआरआर और एसएलआर का, ये काफ़ी हैवी था। मोर देन 50% ऑफ सेविंग जो है क्या हो रहा था, आरबीआई के पास डिपॉजिट किया जा रहा था, जैसे कि सीआरआर के बदले सीआरआर वाया सीआरआर और इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाया एसएलआर, की एसएलआर के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया और डिपॉजिट किया गया आरबीआई के साथ वाया सीआरआर, ठीक है। ऑफ रिमेनिंग सेविंग्स 40% हैड टू बी लेंड टू प्रायोरिटी सेक्टर, और 40% जो है जो भी रिमेनिंग बचा तो ये प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट अभी पेस आई थिंक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत पास है तो इतना स्लो हम पढ़ नहीं सकते। और इससे पहले जो है जितने भी कॉन्सेप्ट्स की अभी बात हो रही है, सीआरआर एसएलआर, तो सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 में, ठीक है। सो आप बता सकते हैं कि क्या आपको समझ आ रहा है, ये स्पीड जो है कम किया जा सकता है या ठीक है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मोर देन 50% ऑफ सेविंग जो है क्या हो रहा है कि आरबीआई के पास जा रहा है सीआरआर के थ्रू, और ठीक है, और एसएलआर के थ्रू, और जो भी बच रहा है तो 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सीआरआर और एसएलआर का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, एक तो आपने पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, उसमें से भी जो पैसा बचा हुआ आप कह रहे हो कि प्रायोरिटी सेक्टर को दो, ठीक है, तो हमारा तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड देन इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल किया जा रहा था, गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स एंड लोन्स, ठीक है, ये भी मार्केट ड्रिवन नहीं था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट का कोई स्कोप नहीं था, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है लेट 1980s के बाद स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिला। मेजर प्रॉब्लम्स अगर देखें तो अनप्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए मिला, इनएफिशिएंसी, फाइनेंशियल अनसाउंडनेस, और इंडियन बैंक्स जो है एक्सट्रीमली अनप्रॉफिटेबल चल रहे थे, ठीक है। इवन विद रैपिड डिपॉजिट ग्रोथ, की डिपॉजिट ग्रोथ तो सही है लेकिन उसके बाद भी अनप्रॉफिटेबल क्यों है बैंक, ठीक है। तो ये यहाँ देखा गया। देन रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल, अब एक्सेसिव कंट्रोल जो गवर्नमेंट कर रही थी तो इसका क्या रिजल्ट आया, तो क्रिएटेड रिजिडिटीज एंड इनएफिशिएंसीज, तो यहाँ क्या देखने के लिए मिला, रिजिडिटी देखने के लिए मिला, इनएफिशिएंसीज देखने के लिए मिला, और यहाँ हाइंडर्ड बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट, और बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट जो है क्या हो गया, एक तरीके से क्या देखने के लिए मिला कि प्रॉपर नहीं हो रहा है, रुक गया है, एंड जो भी प्रॉफिटेबिलिटी बैंक को होनी चाहिए वो इरोड हो गया है, प्रॉफिट भी नहीं कर पा रही है बैंक। तो अब इसका मतलब क्या है कि बैंकों को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देन 1991 में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है एक्सपोज करता है कि इस फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के डिफेक्ट्स को क्या करता है, ये एक्सपोज करता है। देन नरसिम्हा वन कमेटी जो है, जिसको कि हेड करते हैं श्री एम नरसिम्हम, उनको जो है सजेस्ट, उनको जो है क्या किया जाता है कि
नरसिम्हम कमेटी 1 को जो है सेट किया जाता है ताकि वो सजेस्ट कर सके रिफॉर्म्स को। देन की रिकमेंडेशन क्या करते हैं नरसिम्हम कमेटी 1, तो ये कहते हैं कि रिड्यूस ये एसएलआर के एसएलआर को कम कीजिए, ये एसएलआर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एसएलआर शुड बी बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल नीड्स, नॉट फॉर बजट फाइनेंसिंग। तो एसएलआर जो है प्रूडेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग्स होना चाहिए, बजट को फाइनेंस करने के लिए नहीं। और एसएलआर को कितना लेकर के आओ, कम करके कितना करो 25, ब्रिंग डाउन टू 25%, क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि एसएलआर बहुत ज़्यादा है, 38 पॉइंट कुछ % अगर है तो एसएलआर ज़्यादा है, ठीक है। अगर 40% पैसा अगर बैंक लगभग अगर रिजर्व में ही रखेगी, फिर सीआरआर में ही रखेगी और फिर पीएसएल को भी 40% देगी, तो आप एक तरफ से देखो तो इनका सारा पैसा तो कहीं जा रहा है, कहाँ, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो डीरेगुलेट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को क्या करो, डीरेगुलेट करो। इंटरेस्ट रेट शुड बी ग्रेजुअली डीरेगुलेटेड, और धीरे धीरे डीरेगुलेट किया जाना चाहिए। और आरबीआई को जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ करना चाहिए। ये जो तुरंत जो है क्या किया जा रहा है, सीआरआर में चेंज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, क्रेडिट इसको नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को जो है क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है या बाय किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये हम देख चुके हैं पहले ही कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 में। देन मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, ठीक है। तो रिटर्न जो है मार्केट लिंक्ड होना चाहिए। इंटरेस्ट जो है एसएलआर इन्वेस्टमेंट पे ये मार्केट से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट है एसएलआर के इन्वेस्टमेंट में तो ये मार्केट रिलेटेड होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा। मार्केट में कुछ है, यहाँ कम मिल रहा है, ठीक है, तो उनको तो नुकसान ही है। देन सीआरआर इंटरेस्ट शुड बी रिलेटेड टू बैंक्स डिपॉजिट कॉस्ट, और सीआरआर का जो इंटरेस्ट है ये बैंक के डिपॉजिट कॉस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और जो भी डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम है, ठीक है, इसको फेज आउट करो। जो भी डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम है ये नहीं होना चाहिए। लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर एट कंसेशनल रेट शुड बी रीडिफाइंड और रिमूव, कि अगर किसी सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं कंसेशनल रेट पे, तो ये सही नहीं है। देन क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड, कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट और फॉरेन बैंक को कम्पीट करना चाहिए इक्वली। और सेटअप क्या किया जाना चाहिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, टू बाय बैड लोन्स फ्रॉम बैंक एट अ डिस्काउंट एंड रिकवर देम यूजिंग स्पेशल पावर। तो बैड लोन्स क्या है, ऐसे लोन्स की जो अब एनपीए बन चुके हैं, मतलब यहाँ पे ना प्रिंसिपल मिल रहा है, इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपल ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बैड लोन बन गया। मतलब इस बैंक से, इस लोन से अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि सारा हमारा पैसा डूब रहा है, ठीक है, बैंकों का। तो क्या कह रहे हैं कि बैंक से जो है उस बैड लोन को खरीदो और फिर उसको रिकवर करो। तो कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है सेट किया जाना चाहिए। देन बैंक का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि कुछ लार्ज बैंक को सेलेक्ट करके उसको इंटरनेशनल रोल के लिए रखना चाहिए, और 8 से 10 ऐसे बैंक होना चाहिए जिसको नेशनल लेवल पे क्या किया जाना चाहिए, ऑपरेट किया जाना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, वाइड स्प्रेड ब्रांचेज होना चाहिए। देन यूनिफाइड कंट्रोल अंडर आरबीआई, और आरबीआई के अंडर क्या होना चाहिए, यूनिफाइड कंट्रोल होना चाहिए। एंड डुअल कंट्रोल, और जो भी डुअल कंट्रोल है आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको एंड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डुअल कंट्रोल होना भी बैंकों के ऊपर सही नहीं है, और आरबीआई ही सोल रेगुलेटर होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम का। तो ये सारी चीज़ें जो है नरसिम्हम 1 कमेटी के द्वारा कही गई, ठीक है। तो एसएलआर को रिड्यूस करने के लिए मार्केट लिंक रिटर्न्स, एंड देन जो है एआरसी को क्या करना, सेटअप करना, बैंक को क्लासीफाई करना, ये सारी चीज़ें। देन ये तो हुआ। देन फिर से हमें क्या ज़रूरत थी कि अभी भी बैंकों को फर्दर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। 1997 में बैंकों को और भी फर्दर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, इसीलिए 1997 में जो है फिर से क्या किया जाता है, नरसिम्हम कमेटी को सेटअप किया जाता है सेकेंड टाइम, ठीक है, अंडर श्री एम नरसिम्हम, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है चाहती थी कि इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है ये स्ट्रॉन्गर हो और ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, तो इसीलिए दोबारा से फिर से नरसिम्हम कमेटी 2 आती है। और इनका रिकमेंडेशन क्या होता है कि बैंकों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनके को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। एंड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और पे पॉलिसीज़ तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मैच होना चाहिए। और रिड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ इक्विटी इन नेशनलाइज बैंक टू 33% फॉर मोर ऑटोनॉमी। तो क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इक्विटी को जो है क्या किया जाना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए नेशनलाइज्ड बैंक में अप टू कितना, 33
50% फॉर मोर ऑटोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी बैंकों को मिलनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इक्विटी क्या होना चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए। देन स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी लार्ज इंडियन बैंक्स है तो उसको मर्ज किया जाना चाहिए ताकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स जो है बनाया जा सके जो कि सपोर्ट करे इंटरनेशनल ट्रेड को। देन कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को जो है होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है हमने CRAR के बारे में, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट के बारे में। तो बैंक की कंडीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए हायर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को जो है रिकमेंड किया जाना चाहिए ताकि बैंक का रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है हो सके, क्या हो सके, अच्छा हो सके। और रिफॉर्म्स इन रोल ऑफ RBI, और RBI के रोल में क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। RBI शुड बी रेगुलेटर, तो RBI रेगुलेटर है ना कि ऑनर है बैंकों का, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि अगर RBI भी ऑनर के रूप में फंक्शन करेगी तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा। तो RBI रेगुलेटर है ना कि ऑनर है। और RBI ट्रांसफर its stake in SBI, NHB and NABARD to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो RBI ने क्या किया, अपना स्टेक जो है ट्रांसफ़र किया SBI से, NHB से, नाबार्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये जो है RBI के रोल में भी रिफॉर्म जो है किया गया। देन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस जो अगर हम देखें तो क्या इम्प्लीमेंट किया गया, तो मोस्ट रिकमेंडेशन जो है दोनों नरसिम्हम कमेटी को बैंकों के मामले में क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो RBI का रोल आपको समझ में आया क्या है कि RBI रेगुलेटर हो, ऑनर नहीं हो। और RBI ने अपना स्टेक भी ट्रांसफ़र किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस किस का स्टेक, जैसे SBI का, NHB का एंड नाबार्ड का। देन नचिकेत मोर कमेटी आती है 2013 से 14 में, ठीक है। इसको सेटअप कौन करता है, RBI सेटअप करती है। क्यों, ताकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है स्मॉल बिजनेसेस और लो इनकम हाउस होल्ड्स का अच्छा हो सके। किसका, स्मॉल बिजनेसेस का और लो इनकम। तो नचिकेत मोर कमेटी किसके लिए आती है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए और लो इनकम हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। अगर मेजर रिकमेंडेशन हम देखें तो यूनिवर्सल बैंक अकाउंट, क्या है इसका मेजर रिकमेंडेशन, यूनिवर्सल बैंक अकाउंट, ठीक है। एवरी इंडियन रेसिडेंट, जितना भी इंडियन रेसिडेंट है अबव 18 ईयर्स शुड हैव फुल सर्विस सेफ सिक्योर बैंक अकाउंट। तो नचिकेत मोर कमेटी का अगर मेजर रिकमेंडेशन देखें तो ये क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल बैंक अकाउंट जो है जितना भी इंडियन रेसिडेंट्स है और जिसका एज जो है 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो उनके पास जो है यूनिवर्सल बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, आधार जो है प्राइमरी ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। देन पेमेंट एक्सेस पॉइंट, तो हर जो भी इंडियन रेसिडेंट है तो उनके 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे पेमेंट पॉइंट होना चाहिए। एंड देन फाइनेंशियल एक्सेस फॉर लो इनकम ग्रुप के पास भी क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा नचिकेत मोर कमेटी किस लिए आई, स्मॉल बिजनेस और लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए आती है। देन जो है अब देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का गवर्नेंस का बैकग्राउंड, कि पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हम देखते हैं कब आती है, कब बनता है, 1955 में। एंड बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट हम देखते हैं 1970 में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये इस्टेब्लिश करती है पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है। और दीज एक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू होल्ड मेजोरिटी स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीडिंग टू गवर्नेंस इशू एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बैंकों का कौन जो है सेलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नेंस इशू हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसके लिए फिर पीजे नायक कमेटी को 2014 में लाया जाता है। तो ये इसको इसलिए बनाया जाता है कि ये गवर्नेंस देख सके किसका, बैंक बोर्ड्स का, और सजेस्ट कर सके रिफॉर्म को। फोकस होता है कि वर्किंग ऑफ बोर्ड्स और RBI का जो गाइडलाइन है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों पे फोकस होता है कि बोर्ड कैसे काम करे, RBI की क्या गाइडलाइन है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो ये रिकमेंड करते हैं कि क्रिएट किया जाना चाहिए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को, ठीक है। और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक का बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंकों का ऑनरशिप BIC को, ठीक है। तो ये सारी बात कही गई। देन पब्लिक सेक्टर बैंक टू बिकम लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को क्या बनाया जाना चाहिए, लिमिटेड कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, गवर्नमेंट
और BIC जो है नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ़ बैंक बिकम्स बैंकरप्ट, और ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट और BIC जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाता है तो। अब ऑनरशिप में रिडक्शन, गवर्नमेंट स्टेक थ्रू BIC शुड बी रिड्यूस टू लेस देन 50%, तो गवर्नमेंट का ऑनरशिप कितना 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। देन अगर रोल ऑफ BIC का देखे तो BIC का रोल क्या होता है, होल्डिंग कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये क्या करेगी, जो कंपनी गवर्नमेंट ओन कर रही है उसको होल्ड करेगी, देखेगी, अपॉइंट करेगी डायरेक्टर, टेक पॉलिसी डिसीजन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए पॉलिसी डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट टू साइन अ शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट विद BIC प्रॉमिसिंग ऑटोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, साइन करेगी शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट किसके साथ, BIC के साथ, और क्या प्रॉमिस करेगी, ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये सारा हुआ। इफ़ नीडेड गवर्नमेंट रिड्यूस स्टेक इन BIC टू लेस देन 50% टू इंश्योर ऑटोनॉमी, तो ताकि BIC की ऑटोनॉमी बने रहे तो गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए अपना स्टेक BIC में। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें जो है हमने देख लिया कि रोल क्या है BIC का। तो PJ नायक कमेटी ने, PJ नायक कमेटी ने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया था कि क्रिएट किया जाना चाहिए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को। देन बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का हमने रोल देख लिया कि ये क्या कर रही है, होल्ड कर रही है कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंट कर रही है डायरेक्टर और पॉलिसी डिसीजन ले रही है पब्लिक सेक्टर बैंकों का, और गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट साइन कर रही है, और अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है अपना स्टेक BIC में लेस देन 50%, ताकि BIC की ऑटोनॉमी बनी रहे। देन बाद में फिर क्या सॉल्यूशन मिलता है, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो एज इंटरिम सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंस BIC विल टेक टाइम, तो अगर BIC इतनी सारी चीज़ें करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस्टेब्लिश किया गया बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को टेम्परेरली, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी और अपॉइंट करेगी जितना भी टॉप मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर बैंकों का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि नाबार्ड, SIDBI, LIC, तो इन सबको कौन सेलेक्ट करेगी और अपॉइंट करेगी, BBB मीन्स बैंक बोर्ड ब्यूरो, और बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है डिसॉल्व हो जाएगी वंस BIC इज ऑपरेशनल, जब से BIC आ जाएगा तो फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो को जो है क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये जो है एंटरिम सॉल्यूशन लाया गया। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है रिप्लेस्ड बाय FSIB, तो 1 जुलाई 2022 को देखने के लिए मिलता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस किया गया FSIB के द्वारा, ठीक है। क्यों, टू इम्प्रूव गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का गवर्नेंस जो है, पब्लिक सेक्टर बैंकों का गवर्नेंस जो है इम्प्रूव हो सके, जो कि PJ नायक कमेटी का रिकमेंडेशन था। देन FSIB को क्या किया जाता है, लाया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। FSIB का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फंक्शन क्या होता है FSIB का, तो ये रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट, सजेस्ट नेम फॉर होल टाइम डायरेक्टर, तो होल टाइम डायरेक्टर का नेम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन का नेम, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंकों में, FIs में एंड PSIs में, ठीक है। तो ये सारा, तो हमने बैकग्राउंड को समझा क्या था कि जब यहाँ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंकों के गवर्नेंस में, तो PJ नायक कमेटी कहती है कि यहाँ क्या होना चाहिए, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए। फिर यह सोचा जाता है कि ठीक है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को हम लेकर के आएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला था, तो इसीलिए बैंक बोर्ड ब्यूरो को एंटरिम सॉल्यूशन के लिए लाया गया। और बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करती थी, जो है सेलेक्ट करती थी और अपॉइंट करती थी टॉप मैनेजमेंट जो करते थे पब्लिक सेक्टर बैंकों का, उनको, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि 2022 में FSIB आ जाती है और बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर देती है। तो ये है पूरी स्टोरी, ठीक है। तो अब देखते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या कर रही है। तो ये सजेस्ट कर रही है नेम होल टाइम डायरेक्टर्स का, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स का, ठीक है। एडवाइस ऑन HR मैटर पे ये एडवाइस कर रही है। गाइड गवर्नमेंट ऑन अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, एक्सटेंशन एंड टर्मिनेशन डायरेक्टर का, कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का। देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइस करती है बोर्ड लेवल मैनेजमेंट जो है स्ट्रक्चर पे, ठीक है, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों का या FIs का एंड PSIs का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, सजेस्ट सूटेबल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट करेगी, सूटेबल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम सजेस्ट करेगी।
होल टाइम डायरेक्टर्स का और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन का। देन बिल्ड डेटा बैंक बनाया जाएगा और यहाँ परफॉर्म किया जाएगा रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या करेगी, देखेगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रपोज करेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैनेजमेंट पर्सनल के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी सपोर्ट असिस्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक को, उसको एफआईज को इन बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और कैपिटल रेजिंग प्लान्स। पैनल फॉर अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे पैनल अदर बैंकों के लिए, इंश्योरर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर गवर्नमेंट ने रेफ़र किया तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि एफआईज में कौन आ रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन है, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसमें सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे नाबार्ड है, एनएचबी है, सिडबी है, एक्जिम है, मुद्रा है, तो जितना पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें ये आएंगे। तो ये हमने देख लिया कि एफएसआईबी का क्या रोल है, ये रिकमेंड करेंगे होल टाइम डायरेक्टर्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का गवर्नेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेशनशिप आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कैसा है एंड क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर हैं, 21 मेंबर हैं। गवर्नर हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर है, 4 डायरेक्टर है जो कि 1 फ्रॉम ईच रीजनल बोर्ड, हर रीजनल बोर्ड से 4 डायरेक्टर हैं। देन 10 डायरेक्टर जो है नॉमिनेट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल को कौन नॉमिनेट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये अगर जो 21 मेंबर अगर हम देखें आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में, तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर है, 21 मेंबर है। उसमें तो एक आरबीआई का गवर्नर हो गया, 4 डिप्यूटी गवर्नर हो गया। क्या क्या याद रखना है, गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स रीजनल बोर्ड के, 4 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल को नॉमिनेट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। ठीक है, तो गवर्नर एंड सेंट्रल बोर्ड, तो गवर्नर अगर हम सेंट्रल बोर्ड देखें, गवर्नर्स पावर कम डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई एक्ट। तो गवर्नर को पावर कहाँ से मिलता है, आरबीआई एक्ट से मिलता है, सेंट्रल बोर्ड से नहीं मिलता है। तो गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को पावर देने वाला कौन है, आरबीआई एक्ट है। एंड गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है कंसल्ट करके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, किसके साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। एंड आरबीआई बोर्ड हैज़ नो रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो जो आरबीआई बोर्ड है, तो क्या ये गवर्नर को अपॉइंट कर रही है, नहीं, ये आरबीआई जो है, आरबीआई बोर्ड गवर्नर को अपॉइंट नहीं कर रही है। तो क्या याद रखना है हमें यहाँ से, तो गवर्नर का पावर जो है डायरेक्टली आरबीआई एक्ट से आता है, सेंट्रल बोर्ड नहीं देती है। ठीक है, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। और आरबीआई बोर्ड का क्या है, कोई भी रोल नहीं है किस चीज़ में, गवर्नर को अपॉइंट करने में। देन इन कॉन्ट्रास्ट टू कंपनीज अगर देखें, इन आरबीआई गवर्नर इज नॉट एन एजेंट ऑफ बोर्ड। तो अगर हम देखें कि गवर्नर जो है ना, बोर्ड का क्या है, एजेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नर बिकम्स अ बोर्ड मेंबर ओनली आफ्टर अपॉइंटमेंट। और ये बोर्ड मेंबर कब बनेंगे, जब इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा तो ये बोर्ड मेंबर खुद ही बन जाएंगे, नॉट चूजन फ्रॉम विद इन द बोर्ड। कि अब ये बोर्ड चूज नहीं कर रही है कौन हमारा बोर्ड मेंबर बनेगा, गवर्नर जब वो बन जाते हैं तो वो खुद ही बोर्ड मेंबर जो है बन जाते हैं। तो ये हमने देखा बोर्ड और गवर्नर का रिलेशन। देन देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ पॉलिसी डिसीजन। तो पॉलिसी डिसीजन वगैरह कैसे होता है, तो गवर्नर प्लस 4 डिप्यूटी गवर्नर जो है ये मेनली पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। जितना भी पॉलिसी डिसीजन है कौन लेता है, एक तो गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, वो पॉलिसी डिसीजन को लेते हैं। एंड देन बोर्ड क्या प्रोवाइड करती है, अ ब्रॉड एडवाइजरी विजन बट डज नॉट डायरेक्ट पॉलिसी। तो बोर्ड जो होती है, जो बोर्ड हमने देखा, तो वो बोर्ड का क्या कर रही है, एडवाइजरी विजन दे रही है, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट पॉलिसी में रोल नहीं है। और रोल को किसका है, तो गवर्नर का और 4 डिप्यूटी गवर्नर का मेनली पॉलिसी डिसीजन में रोल है। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। द बोर्ड एंड गवर्नर फंक्शन विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन। तो क्या होता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बोर्ड
बोर्ड और गवर्नर जो है काम करते हैं। देन अगर रिलेशनशिप देखें बिटवीन सेंटर एंड आरबीआई, तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप देखते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन सेंटर एंड आरबीआई। बोथ हैव सेपरेट रोल, दोनों का रोल सेपरेट है लेकिन क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर कोई सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है तो सेंटर के पास ही क्या है, अपर हैंड है। तो अगर आरबीआई और सेंटर में किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट होता है तो किसके पास है अपर हैंड, सेंटर के पास है। देन सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, तो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट क्या कहता है, सेंटर कैन इशू रिटन डायरेक्शन टू आरबीआई अंडर सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट क्या कह रहा है कि सेंटर जो है इशू कर सकते हैं, क्या कर सकता है, रिटन डायरेक्शन, रिटन में डायरेक्शन लिख के आरबीआई को दे सकते हैं अंडर सेक्शन 7, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग तब क्या होगा, देन पासेस टू आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग कहाँ जाएगा, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के पास जाएगा, ठीक है। और गवर्नर को का कोई यहाँ से नहीं होगा। देन सेक्शन 7 हैज़ नेवर बीन यूज्ड इन आरबीआईज 85 ईयर्स हिस्ट्री। तो हम देख सकते हैं कि आरबीआई के 85 ईयर के हिस्ट्री में अब तक जो है सेक्शन 7 को कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि आरबीआई का सेक्शन 7 जो है ठीक है, आरबीआई एक्ट में। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि सेंटर इशू कर सकते हैं रिटर्न डायरेक्शन आरबीआई को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिटर्न करके लिख करके सेंटर जो है आरबीआई को दे सकते हैं अंडर सेक्शन 7 में। और डिसीजन मेकिंग तब जाएगा किसके पास, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में जाएगा। एंड ये गवर्नर के पास कोई भी से नहीं रहेगा। तो ऐसा अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स हैव यूजुअली बीन रिजॉल्व क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स। तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। यूजिंग सेक्शन 7 वुड सेट अप बैड प्रेसिडेंट। तो अगर सेक्शन 7 को यूज़ किया गया तो क्या समझा जाएगा कि इनका म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 7 को यूज़ कर लिया आरबीआई एक्ट का, ठीक है। तो अभी तक इसको यूज़ नहीं किया गया है, बट ऐसा कुछ है, यू शुड नो। देन इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई इज इंडिपेंडेंस। तो आरबीआई जो है इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर क्या है, स्पेंडर है, और आरबीआई क्या है, मनी का क्रिएटर है। तो यहाँ पे नेचुरल सेपरेशन होना चाहिए, क्योंकि स्पेंड कौन कर रहा है, सेंटर, और आरबीआई क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है पैसे को, ठीक है। सो डायरेक्ट कंट्रोल बाय सेंटर वुड वॉयलेट दिस प्रिंसिपल। तो अगर डायरेक्ट सेंट्रल जो है कंट्रोल कर रही है तो ये क्या करेगी, वॉयलेट करेगी इस प्रिंसिपल को। तो आरबीआई मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट येट अकाउंटेबल। तो आरबीआई को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और अकाउंटेबल भी होना चाहिए। देन देखते हैं अकाउंटेबिलिटी इन ए डेमोक्रेसी। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर आंसरेबल टू द सिटीजन। तो जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी में कैसे होगा, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये आंसरेबल है सिटीजन को, नॉट आरबीआई ऑफिशियल। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आरबीआई ऑफिशियल से जाकर के नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ही। तो आरबीआईज एक्शंस अल्टीमेटली इम्पैक्ट गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आरबीआई कुछ भी ऐसा वैसा करती है तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। टोटल ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज अनडेमोक्रेटिक। और ऐसा हो कि टोटल ऑटोनॉमी तो इनके पास हो और अकाउंटेबिलिटी ना हो तो ये तो अनडेमोक्रेटिक होगा। तो ये हाँ बैलेंस होना चाहिए ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आरबीआई क्या है, ऑटोनोमस है, बट आंसरेबल टू पीपल थ्रू गवर्नमेंट। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है, आंसरेबल कर आंसर देना पड़ेगा लोगों को, कैसे, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नर मस्ट रिस्पेक्ट द लिमिट ऑफ ऑटोनॉमी। तो गवर्नर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए इस ऑटोनॉमी का। एंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मस्ट सीरियसली कंसिडर आरबीआईज एडवाइस। और अगर आरबीआई कोई एडवाइस कर रही है तो गवर्नमेंट को भी इस बात को कंसिडर करना चाहिए। क्रिएटिव अगर टेंशन होता है किसके बीच में, सेंटर और आरबीआई के बीच में, तो इससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ आरबीआई एक्ट रिगार्डिंग ऑटोनॉमी बाय प्रीवियस गवर्नर। तो कुछ प्रीवियस गवर्नर ने ऑटोनॉमी के बारे में क्या कहा देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा, वैसे ये जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा, रिलेशनशिप
ईज ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का। अगर फाइनेंस मिनिस्टर इंसिस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा और रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नर जो है सुपीरियर नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर से, ठीक है। तो ये मनमोहन सिंह कहते हैं। बिमल जालान क्या कहते हैं कि आरबीआई इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, कि आरबीआई जो है अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के लिए। पॉलिसीज शुड बी फ्रेम्ड विद इन गवर्नमेंट्स फ्रेमवर्क, और जो भी पॉलिसी बन रहा है तो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में बन रहा है। डी सुब्राव क्या कह रहे हैं, आरबीआई के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है अंडर आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 7 जो है प्रूव्स कर रहा है कि आरबीआई फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है, अगर भी ये अनयूज्ड है फिर भी, ठीक है। ऑटोनॉमी डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड कंटेक्स्ट, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। वाई.वी. रेड्डी क्या कहते हैं कि आरबीआई जो है इंडिपेंडेंट है विद इन लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट, तो जो लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया है उसके अंदर आरबीआई इंडिपेंडेंट है और ऑपरेशनल फ्रीडम जो है आरबीआई के पास। और पॉलिसी मैटर्स रिक्वायर्स कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। जो भी पॉलिसी मैटर्स है इन सारे चीज़ में क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एंड सेक्शन 7 इज़ लाइक स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, ठीक है, और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और इम्फेसाइज क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डायलॉग एंड गिव एंड टेक अप्रोच पे। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली। यहाँ पे सारे लोगों का क्या कहना है कि मिलजुल कर काम करो और क्या, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोऑपरेशन होना, कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुड लार्ज कॉरपोरेट बी अलाउड टू ऑपरेट देयर ओन बैंक्स, क्या लार्ज कॉरपोरेट को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपना खुद का बैंक ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 30 ईयर्स हो चुके हैं लिबरलाइजेशन को, फिर भी हम क्या देखते हैं कि टोटल जो बैलेंस शीट है बैंकों का इंडिया में वो या तो बराबर है या अभी भी जो है 70% ऑफ जीडीपी से क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस शीट हम देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का कि या तो बराबर है या अभी 70% जीडीपी से क्या है, कम है। तो अगर चाइना में देखें तो इट इज़ अराउंड 175% ऑफ जीडीपी। तो चाइना में हम क्या देख रहे हैं कि जीडीपी के 175% है, और हम इंडिया में क्या देख रहे हैं कि अपनी जीडीपी से या तो 70% है बैंक का बैलेंस शीट या फिर जो है उससे भी कम है। तो डोमेस्टिक बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू ओनली 50% ऑफ जीडीपी। तो जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है वो क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को कितना देती है, सिर्फ 50% देती है, ठीक है। लेकिन जो कंट्री है चाइना, जापान, यूएस, कोरिया, तो यहाँ 150% तक जो है देती है। तो नीड फॉर मोर क्रेडिट, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके ग्रोथ को। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर स्ट्रगलिंग विथ एनपीएज, और पब्लिक सेक्टर बैंकों को हम क्या देख रहे हैं कि ये एनपीएज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर स्ट्रेन्ड, और गवर्नमेंट का फाइनेंस क्या है, स्ट्रेन्ड है और वर्स हो रहा है, और वर्स और भी हो गया कैसे, कोविड के क्राइसिस से। रेवेन्यू जो है फॉल हो रहा है, लिमिटेड एबिलिटी टू पुश ग्रोथ वाया पब्लिक सेक्टर। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो है एबिलिटी क्या देखने के लिए मिल रहा है, लिमिटेड। सो अब देखते हैं रोल ऑफ लार्ज कॉरपोरेट्स। तो लार्ज कॉरपोरेट्स हैव डीप पॉकेट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो हम देखें अगर तो लार्ज कॉरपोरेट्स के पास क्या है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। दे आर सीन एज पोटेंशियल फाउंडर्स फॉर इंडियाज़ फ्यूचर ग्रोथ। तो इनको क्या देखा जा रहा है कि ये पोटेंशियल फाउंडर है इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या समझा अभी कि जो है क्वेश्चन क्या था कि लार्ज कॉरपोरेट्स को अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अपना खुद का बैंक खोलने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंकों का बैलेंस शीट कितना है, 70% ऑफ जीडीपी तक है या उससे भी कम है, ठीक है। और चाइना में हम देखें तो चाइना की जीडीपी से 175% तक ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अगर लार्ज कॉरपोरेट को अलाउ करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो अच्छा हो सकता है क्योंकि उनके पास डीप पॉकेट्स है। लेकिन अब रिस्क देख लेते हैं कि अगर हम क्यों नहीं अलाउ कर पा रहे हैं लार्ज कॉरपोरेट्स को कि ये बैंक को ओपन कर सके। तो यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इंटरकनेक्टेड लेंडिंग, जो प्रोमोटर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ऑनर प्लस बोरोवर, कि जो प्रोमोटर है वही ऑनर है और वही बोरोवर है। तो रिस्क ऑफ यूजिंग डिपॉजिटर्स मनी फॉर ऑन ग्रुप और कंपनीज। तो यहाँ क्या हो सकता है कि जो डिपॉजिटर्स है, ठीक है, उसका पैसा को खुद के ही जो है ग्रुप और खुद के ही कंपनीज के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। बैंक कुड फंड
जो है बैंक फंड करेगी क्रोनीज को और रिलैक्स टर्म्स में, ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट फॉर अदर्स, तो क्या करेगी, क्रोनीज को करेगी, ऐसे लोगों को करेगी जिनको वो पहचान रही है, जान रही है या चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, तो ऐसे लोगों को फंड कर सकती है। और इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा इकोनॉमिक पावर का, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लार्ज कॉरपोरेट्स को बैंक खोलने के लिए दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पब्लिक का पैसा जो है उनके पास जाए और वही ऑनर हो और वही बोरोवर हो। तो हो सकता है कि जिसको और मिलना चाहिए वो ना मिले, और वो क्या करे, वो जो है पक्षपात करे, ऐसे लोगों को दे जिसको वो जान रहे हैं या जिन लोगों को वो बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो है देखने के लिए मिल सकता है। और आरबीआई का लिमिटेड एबिलिटी होगा, अगर कोई इंटरकनेक्टेड लैंडिंग हो रहा है तो उसको प्रिवेंट आरबीआई नहीं कर पाएगी। आरबीआई कैन ओनली एक्ट आफ्टर द डैमेज, तो फिर क्या होगा, यहाँ डैमेज हो गया, उसके बाद आरबीआई कर रही है। कॉर्पोरेट्स क्या कर सकती है, रूट कर सकती है फंड को वाया कॉम्प्लेक्स सब्सिडरीज, ठीक है, इंडिया और अब्रॉड में, ठीक है। और ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरकनेक्टेड लैंडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, और ये ट्रेस करना और मॉनिटर करना इंटरकनेक्टेड लैंडिंग को, ये बहुत डिफिकल्ट है। और कॉर्पोरेट क्या कर सकती है, पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ कर सकती है टू ब्लॉक इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट तो के पास बहुत पैसा है, पावरफुल है, तो अगर पावरफुल लोगों को ही आप बैंक ओपन करने का अगर परमिशन दे देते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने को ही प्रमोट करेंगे, या जिसको वो प्रमोट करना चाहेंगे उसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ बैंक कॉलेप्स हो सकता है। आरबीआई का एक्शन जो है इंटरकनेक्टेड लैंडिंग में अगर नहीं हो पाएगा सही, तो यहाँ पे जो है कॉलेप्स हो सकता है, लोगों का पैसा डिपॉजिट का फेलियर हो सकता है, ठीक है, इससे बैंक फेलियर हो सकता है, ठीक है। और ऐसा चेंजेस फिर हो जाएगा जिसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। अगर पास्ट एग्जाम्पल देखें तो कुछ केसेस आईसीआई बैंक में, एस बैंक में, डीएचएफएल बैंक में, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड लैंडिंग इश्यूज देखा गया है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन किया गया है, न्यू लोन्स टू पे ओल्ड वन, क्या किया जा रहा है कि नया लोन इसलिए ले रहे हैं ताकि पुराने को पे करना है, ठीक है। इज ऑफन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ही है लोन को लेकर के। आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो ना, आप नया लोन ले रहे हो ताकि पुराना चुकाओ, फिर एवरग्रीनिंग करते रहो, तो इससे तो कोई इकोनॉमी को फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। एक्सपोजर टू ग्रुप रिस्क, ठीक है, या ग्रुप रिस्क का एक्सपोजर है जो बैंक ओन किया जा रहा है कॉर्पोरेट के द्वारा, विल बी लिंक टू नॉन बैंक एंटिटीज रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप रिस्क का भी खतरा है, ट्रबल इन नॉन बैंक एंटिटीज इम्पैक्ट ट्रस्ट इन द बैंक, ठीक है। और अगर नॉन बैंक एंटिटीज में कुछ जो है ट्रस्ट का इशू होता है तो बैंकों पे लोग क्या करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। डिपॉजिट प्रोटेक्शन में रिक्वायर पब्लिक मनी, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, पब्लिक मनी ज़रूरी है, सेफ्टी नेट ज़रूरी है। तो बैंक जो भी ऑन करेगी, अगर कॉर्पोरेट ओन करेगी, विल बी लिंक टू नॉन बैंक एंटिटीज रिस्क, तो नॉन बैंक एंटिटीज के रिस्क से भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ क्या बात हो रही है कि एक्सपोजर होगा किसका, ग्रुप रिस्क का, ठीक है। देन रिस्कियर देन एनबीएफसी, एनबीएफसी से भी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। एनबीएफसी मे बी बैक्ड बाय कॉर्पोरेट्स बट डोंट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एनबीएफसीज में जो है इसको कॉर्पोरेट बैक कर रही है, लेकिन यहाँ पब्लिक डिपॉजिट एनबीएफसीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आरबीआई का क्या मेन मुद्दा है कि अगर हम आम पब्लिक अपना पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं, तो हमारे पैसे से बिजनेस हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लैंडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हमारा पैसा सेफ होना चाहिए बैंक में, ठीक है। तो इसीलिए जो है एनबीएफसीज क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते पब्लिक डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स मेकिंग द रिस्क मच हायर, तो एनबीएफसी से ज़्यादा रिस्क हो जाएगा क्योंकि बैंक क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर रिस्क हो जाएगा। तो कंक्लूज़न अगर देखें तो कंक्लूज़न क्या होना चाहिए कि बोरोवर जो है मींस कॉर्पोरेट्स और लेंडर्स जो है बैंक, तो ये सेपरेट होने चाहिए। और कॉर्पोरेट को तभी अलाउ किया जाना चाहिए अगर जो है सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म मजबूत हो जाए और बैंक और कॉर्पोरेट्स के ऊपर प्रॉपर नज़र रख सके, जो भी इंटरकनेक्टेड लैंडिंग है, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, सिर्फ तभी अलाउ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इसीलिए कॉर्पोरेट को अलाउ नहीं किया जाता है, नहीं तो कॉर्पोरेट के पास तो बहुत पैसा है, तो हमारे बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लैंडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न है कि कॉर्पोरेट को क्यों अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, व्हाट इज़ दिस, एफएसडीसी क्या है, समझते हैं
इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेट किया गया था 2010 में, और एक गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा इसको लाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एफएसडीसी क्या है? काउंसिल, क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है नहीं है। अगर कंपोजिशन हम देखें तो यहाँ हमें कौन देखने के लिए मिलता है? चेयरमैन होते हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स होंगे यहाँ पे हेड ऑफ आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए के, देन इराडा के। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कौन? हेड ऑफ जो होते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस के। देन चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई, ठीक है, कौन होंगे? चेयरपर्सन आईबीबीआई के होंगे, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होंगे। सेक्रेटरीज होंगे कहाँ से? फाइनेंस से, आईटी से, एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्रीज से। एंड एक्सपर्ट को भी इनवाइट किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो हम क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको गैजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया था 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और इसका चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और मेंबर कौन रहेंगे? आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए के, इराडा के सारे मेंबर इसके रहेंगे। और चेयरपर्सन जो रहेंगे आईबीबीआई के चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। देन इकोनॉमिक चीफ एडवाइज़र, सेक्रेटरीज होंगे फाइनेंस, आईटी से, कॉरपोरेट अफेयर्स से, और मिनिस्ट्रीज, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्रीज वगैरह से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देन अगर हम फंक्शन देखें, ठीक है, तो फंक्शन इनका क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, माइक्रो प्रूडेंशियल सर्विस सुपरविजन इंक्लूडिंग लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स, देन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन विथ एफएटीएफ एंड एफएसबीज के साथ, देन एनी अदर रेलिवेंट मैटर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि एफएसडीसी का क्या काम है, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल है। तो इसमें कौन कौन रहेंगे? तो जितना भी फाइनेंस जो है डेवलपमेंट वाली अथॉरिटी है, या फाइनेंशियल काउंसिल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, तो वो सारे लोग इसमें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फंक्शन इनका क्या रहेगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेट करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के बीच एंड इंक्लूजन, देन माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एफएटीएफ के साथ और एफएसबी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस डीएफआईज। तो डीएफआईज क्या है? ये ज़रूरी है किस लिए? रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। ये एक पावरफुल इंजन की तरह काम करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मोबिलाइज करेगा रिसोर्सेज को और एलोकेट करेगा जो है फंड को, रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, ठीक है। डीएफआईज क्या है? वैसे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसको कौन प्रमोट करता है और असिस्ट करता है? गवर्नमेंट। क्यों? ताकि जो है जो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके डेवलपमेंट फाइनेंस स्पेसिफिक सेक्टर्स और सब सेक्टर्स को, ठीक है। तो इसको डीएफआईज को किसके द्वारा प्रमोट और असिस्ट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं फीचर्स। बैलेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन कमर्शियल नॉर्म्स लाइक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंटल ऑब्लिगेशन, इन्हें दोनों देखना पड़ता है, ठीक है, कि कमर्शियल नॉर्म क्या है और डेवलपमेंटल ऑब्लिगेशन कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। देन प्रोजेक्ट वर्सेस कोलेटरल अप्रोच, यहाँ क्या होता है? फोकस किया जाता है ऑन प्रोजेक्ट वायबिलिटी, प्रोजेक्ट अप्रोच पे, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ कोलेटरल जो है सिक्योरिटी देख कर ही यहाँ लोन दिया जाता है, ठीक है। देन फंक्शंस बियॉन्ड लेंडिंग, लेंडिंग से भी बाहर ये डीएफआईज काम करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, ये प्रोवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटल्स, ये प्रोवाइड करते हैं गारंटीज और अंडर राइटिंग्स, और ये हेल्प क्या किस चीज़ में करते हैं? हेल्प अपग्रेड मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ असिस्टेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट में भी क्या हेल्प करते हैं? मैनेजेरियल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को भी जो है क्या करते हैं? हेल्प करते हैं असिस्टेड प्रोजेक्ट का। देन रिस्क अगर मैनेजमेंट देखें तो ये रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट रिलाइज ऑन इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, कमर्शियल और टेक्निकल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, स्पीड एंड इफ़िशियंसी इन द प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं? इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट रिलाइज ऑन। देन अगर नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स,
कंटिन्यूइंग एंड पार्टनर लाइक नॉट जस्ट लेंडर एंड बोरोवर। तो क्लाइंट के साथ इनका क्या रिलेशनशिप होता है, पार्टनर के जैसा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेंडर और बोरोवर के तरह रिलेशन हो, ठीक है। तो इनका अगर हम देखें फंक्शन, तो फंक्शन इनका क्या है, लेंडिंग से बियॉन्ड भी इनका फंक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट में इनका फंक्शन है। देन इनका जो है नेचर देखें पार्टनर के साथ, तो सिर्फ लेंडर और बोरोवर का नहीं बल्कि उससे आगे भी ये जो है पार्टनर की तरह वर्क करते हैं। अदर रोल्स अगर इनका हम देखें फाइनेंशियल मार्केट में, तो डीएफआई हेल्प करते हैं स्टिमुलेट करने में इक्विटी को और डेट मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सेलिंग देयर ऑन स्टॉक और बॉन्ड, तो ये क्या करते हैं, अपना खुद के स्टॉक्स को या बॉन्ड्स को सेल करते हैं, हेल्प करते हैं एंटरप्राइज को जो है ताकि वो सिक्योरिटी को फ्लोट कर सके, ठीक है। देन सेलिंग देयर ऑन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ को ये सेल करते हैं। तो हमने देखा कि डीएफआईज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, तो वहाँ पे आती है डीएफआईज़ की, ऐसे सेक्टर्स को लोन मिलना चाहिए। देन डीएफआईज़ के बारे में हमने देखा कि इसको प्रमोट और असिस्ट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक सेक्टर और सब सेक्टर को, ठीक है। देन अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ ऑपरेशन ये कमर्शियल नॉर्म्स को भी फॉलो करती है और डेवलपमेंटल ऑब्लिगेशन को भी देखती है। प्रोजेक्ट वर्सेस कोलेटरल अप्रोच हमने देखा। देन फंक्शन जो है लैंडिंग से बियॉन्ड करती है, रिस्क मैनेजमेंट में इनका फंक्शन है, और ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। एवोल्यूशन ऑफ डीएफआईज इन इंडिया, ठीक है, देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे होता है डीएफआईज का इंडिया में। तो वर्ल्ड वाइड जो है डीएफआई को क्या देखा गया कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सक्सेसफुल हो रही है। तो इसके बाद जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी इसको क्रिएट किया गया। इन्वेस्टमेंट जो है अब क्या ज़रूरत थी, रेज किया गया इन्वेस्टमेंट रेट और मोबिलाइज रिसोर्सेज, ठीक है, एज पर 5 ईयर प्लान। तो देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या स्टार्ट हो गया था, 5 ईयर प्लान भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत था, रेज करना था इन्वेस्टमेंट रेट और मोबिलाइज करना था रिसोर्सेज, ठीक है, एज पर 5 ईयर्स प्लान्स। सो आरबीआई का क्या रोल आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, कि ये जो है जो भी ज़रूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको वो आरबीआई क्रिएट करे ताकि जो है इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प हो सके डीएफआईज़ का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक्सपेंड करना है बैंकिंग रीच को, ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है, और इस्टेब्लिश करना है डीएफआईज़ को प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिल सके, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल सके और हमारी इकोनॉमी क्या हो सके, ग्रो कर सके, ठीक है। देन मेजर अर्ली डीएफआईज़ देखते हैं हम। IFCI 1948 में, ठीक है, फर्स्ट डीएफआई जो है इंडिया में आता है। देन IFCI का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहला डीएफआई कौन रहता है, IFCI, ठीक है। देन फिर आता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFCs 1951 में। तो 48 में क्या आता है, फर्स्ट डीएफआई IFCI। एंड देन फिर अदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं, जैसे ICI लिमिटेड 1955 में, LIC 1956 में। LIC कब आ रहा है, 1956 में, ठीक है, ICIC 1955 में। देन रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1958 में आता है। बाद में इसको मर्ज कर दिया जाता है IDBI के साथ, ठीक है। देन एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन जो है 1963 में आता है, प्रीकर्सर टू ARDC एंड नाबार्ड। तो नाबार्ड से पहले एंड ARDC से पहले क्या आता है, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन। देन UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब आता है, 1964 में, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो याद रहना चाहिए कि फर्स्ट वन क्या था, IFCI था 1948 में, ठीक है। एंड देन स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन उसके बाद आता है। LIC का डेट याद रखना ज़रूरी है, 1956 में LIC आता है। देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एंड HUDCO स्टैंड्स फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है आता है। देन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1971 में। बाद में ये क्या बन जाता है, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पहले ये क्या बनकर आता है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देन लेटर ऑन क्या आता है, GIC 1972 में।
ये सारे हमने देख लिया डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हमने ये भी देख लिया कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। बैंक्स तो थे, लेकिन बैंक्स जो है कुछ ऐसे सेक्टर में, एरिया में लोन्स नहीं दे पाते हैं जहाँ पे कि हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ज़रूरत है, जैसे कि इंडस्ट्री में ज़रूरी है, ठीक है, देन जो है SMEs में, एग्रीकल्चर में। तो इन जगहों में जो जहाँ पे लोन नहीं मिल पा रहा है, तो उन जगहों के लिए DFIs क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लेटर एडिशन और किसका होता है, नाबार्ड का, NHB का, सिडबी का, एक्जिम बैंक का, और इनको भी ट्रीट किया जाता है एज ए DFIs, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो टर्म DFI है इसको कहीं भी स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है किसी भी स्टैट्यूट में, लॉ में, ठीक है, कि DFI जो है क्या है, कहीं मतलब इसका स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं है। देन कैटेगराइजेशन ऑफ लोन्स, तो हमने DFIs के बारे में देख लिया, अब लोन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लोन्स क्या है, हम जानते हैं लोन्स बैंक का एसेट है। लोन्स एंड एडवांस जो है क्या है, एसेट है बैंक का, बेस्ड ऑन लोन डॉक्यूमेंट साइंड बाय बोरोवर, कि लोन डॉक्यूमेंट को कौन साइन करता है, बोरोवर साइन करता है। अब पर्पस क्या है कैटेगराइजेशन का, लोन को कैटेगरी में बांटना क्यों है, तो क्लासिफाइड बाय RBI नॉर्म्स, तो RBI ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है लोन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्यों, ताकि ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बैंक अकाउंट्स में बनी रहे, ठीक है। तो एसेट अगर हम देखें तो एक होता है स्टैंडर्ड एसेट एंड दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि ये ऐसा एसेट यानी बैंक का एसेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब स्टैंडर्ड बन गया है या डाउट हो गया है या तो लॉस ही हो गया है, ठीक है। तो NPAs क्या है, मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो लोन वेयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो ऐसा लोन या इंटरेस्ट कि जहाँ पे जो है ओवर ड्यू 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है लोन का और इंटरेस्ट का, मतलब जो भी बोरोवर था वो 90 डेज हो गए हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं या 3 महीने हो गए हैं, वो पे नहीं कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट क्राइटेरिया एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, ठीक है। तो इतना डिटेल की ज़रूरत है नहीं कि हर लोन के लिए कितना, लेकिन कुछ चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, तो हम उसको देख लेते हैं। रीस्ट्रक्चर एसेट और लोन्स क्या होते हैं, तो ये रीस्ट्रक्चर्ड एसेट या लोन कहने का मतलब है बैड लोन मॉडिफाइड इनटू अ न्यू स्टैंडर्ड लोन, ठीक है। तो जो बैड लोन थे उनको एक नया स्टैंडर्ड लोन में मॉडिफाई किया गया है। अगर मेथड देखें एक्सटेंडेड रीपेमेंट की, फिर जो रीपेमेंट का जो मेथड था उसको फिर से एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। रीपेमेंट का जो डेट था, नॉट मेथड, डेट, जैसे कि अगर उसको नेक्स्ट मंथ से करना था तो उसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा रीपेमेंट को। देन रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट को और घटाया जाएगा। पार्ट लोन टू इक्विटी कन्वर्सन, या लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या एडिशनल फाइनेंस किया जाएगा, तो ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। तो क्या हो रहा है, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट या लोन की उसी लोन को या तो रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है या एसेट जो है बनाया जा रहा है, या ये सारे चेंजेस। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो है पुअर क्वालिटी एसेट है, पास्ट NPAs टर्न्ड इनटू न्यू लोन, कि ये रीस्ट्रक्चर्ड एसेट या लोन से क्या हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये पुराना NPA है, अब ये नया लोन की तरह लग रहा है, बट ये है क्या, पास्ट NPAs है, ठीक है। देन राइट ऑफ क्या होता है, बैंक रिमूव्स द लोन फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट, तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक जो है लोन को अपने बैलेंस शीट को से हटा देती है, सेट्स एसेट वैल्यू टू ज़ीरो, और जो एसेट की वैल्यू है इसको क्या करती है, ज़ीरो कर देती है। डन व्हेन रिकवरी इज़ अनलाइकली, अब बैंक को लग रहा है कितना रिकवर करना अनलाइकली है, रिकवर हो ही नहीं पाएगा। पर्पस क्या है, अवॉइड मिसलीडिंग इन्वेस्टर, ताकि मिसलीडिंग इन्वेस्टर को जो है अवॉइड किया जा सके, ठीक है। और बोरोवर स्टिल रिमेन्स लायबल टू रीपे, कि बोरोवर को का अभी भी ये लायबिलिटी है कि आपको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राइट ऑफ मतलब बैंक सिर्फ ये लोन पड़ा हुआ है ही, बस बैंक अपने बैलेंस शीट से इसको क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट, तो नॉन पेमेंट ऑफ फुल पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ डेथ आफ्टर इट बिकम्स ड्यू। तो डिफ़ॉल्ट क्या हुआ कि अगर जो है पेमेंट नहीं कर रहे, या तो फुल या पार्ट या इंस्टॉलमेंट, जो भी जिस वे में करना था, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्या बन जाता है, ड्यू बन जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, लोन को डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। देन स्ट्रेस्ड एसेट,
एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट वो होता है जैसे कि एनपीएस प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन प्लस जो है रिटर्न ऑफ लोन की इतनी बुरी कंडीशन है, इतना स्ट्रेस है। एक तो पहले ये एनपीए बना, 3 महीने से 90 डेज से ऊपर से आप पे नहीं कर रहे हो, फिर इससे रीस्ट्रक्चर भी किया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रिटर्न ऑफ भी किया हुआ है इस एसेट को, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्ट्रेस्ड एसेट हो गया। ठीक है। देन सिक्योर डेथ। सिक्योर डेथ का क्या मतलब हो गया, लोन बैक्ड बाय सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट, तो जैसे कि हमने जो सामने वाले को, सपोज इफ़ यू आर ए बैंक और आपने सामने वाले को जिसको भी लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लोन दिया हुआ है तो उसका जो भी प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट है उससे बैक्ड किया हुआ है, उसका आपने कुछ रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये सिक्योर डेथ हो गया ना। ठीक है, वही है। देन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट क्रिएटेड ओवर प्रॉपर्टी फिजिकल फाइनेंशियल इन फेवर ऑफ लेंडर। तो लेंडर के सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हो गया कि चाहे कोई भी राइट हो या टाइटल हो या इंटरेस्ट हो, इसको किसके ऊपर बनाया गया है, प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकता है, फिजिकल और फाइनेंशियल, तो ये लेंडर के फेवर में होता है। ठीक है। सिक्योर्ड और सिक्योरिटी से क्या समझे कि कुछ तो प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल एसेट इसके बदले में है। ठीक है। देन सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर कौन सिक्योर होता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग राइट्स ओवर बोरोवर्स एसेट। ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर किसको कहेंगे कि जो भी बोरोवर है उसके एसेट पे उसका अधिकार है। ठीक है, तो जैसे टेंजिबल या इनटेंजिबल कोई भी एसेट हो बोरोवर का, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। देन सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तो ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया। देन सिक्योर्ड एसेट क्या हो गया, प्रॉपर्टी फिजिकल लाइक हाउस और फाइनेंशियल लाइक शेयर ऑन विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। तो सिक्योर्ड जहाँ भी आ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जैसे कि हाउस या फाइनेंशियल शेयर वगैरह कुछ तो है जिसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो सिक्योर्ड एसेट हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो लेंडर के फेवर में है कि कुछ चीज़ है तो ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड डेथ क्या हो गया कि आप कर्ज दे रहे हैं लेकिन आपके पास जो बोरोवर का या तो प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट कुछ तो है, तो आपका लोन क्या है, सिक्योर्ड है। तो यही सिंपल सी बात है। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ऐसी कंपनी है जो रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। पर्पस क्या है, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन, कि जो भी एसेट जो है एनपीए बन गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो है रिक्वायर्स राइट और इंटरेस्ट ऑफ ए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डेथ लोन एडवांसेस। एम क्या है, रियलाइजेशन ऑफ रिकवरी और जो है डेथ। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे रिकवरी करना, जो भी बोरोवर ने लिया है और वो एनपीए बन गया है तो उसको रिकवर करना। ठीक है। और सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, एक्वायर करेगी फाइनेंशियल एसेट, जो भी फाइनेंशियल एसेट है उसको एक्वायर करेगी डेथ और सिक्योरिटी जो है इंटरेस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और कन्वर्ट्स इलिक्विड एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, लिक्विड एसेट। तो यहाँ सिक्योरिटाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि जो भी एआरसी होगी वो फाइनेंशियल एसेट को क्या करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी और इसको जो है कन्वर्ट करेगी इलिक्विड एसेट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में। मतलब लिक्विड एसेट में, जैसे कि ये एसेट जो है अब इलिक्विड एसेट है, ठीक है, इसका कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा एसेट है, लेकिन इसको ये फिर कन्वर्ट करेगी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, लिक्विड एसेट में। ठीक है, तो यही हो गया सिक्योरिटी। तो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन में क्या हो रहा है कि एआरसी क्या कर रही है, ऐसे फाइनेंशियल एसेट को ले रही है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिसका बुरा हाल है, इलिक्विड एसेट है, इसको ना मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है, तो इसको इलिक्विड एसेट को फिर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में क्या करती है, कन्वर्ट करती है लिक्विड एसेट में। ठीक है। सो एआरसी का ऑपरेशन अगर देखें तो एआरसी क्या क्या परचेज कर सकती है, राइट्स और इंटरेस्ट फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेगी, राइट्स या इंटरेस्ट को परचेज करेगी। और डेथ इटसेल्फ फॉर सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन के लिए क्या कर रही है, खुद को कर्ज में डाल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में चेंज करेगी तो इसको खुद को भी अपना पैसा लगाना पड़ेगा ना, इलिक्विड एसेट को लिक्विड बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये
क्या कर रही है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो पहले तो परचेज कर रही है कोई भी राइट या इंटरेस्ट या जो भी है फाइनेंशियल जो है डेट या फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्या कर रही है, एआरसी कंपनी जो है एआरसी क्या कर रही है, परचेज कर रही है, पहले तो इसको परचेज कर रही है। ठीक है, तो ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है या एनपीएस वगैरह है उसको परचेज करना, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना एंड देन सेल करने के बाद जो भी जो है होगा। तो ठीक है, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है।